बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल खान। तो स्टूडेंट्स, एमडीकेट क्लासेस में आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में हम पहले ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ हमारे पास होता क्या है। ग्राफ के अंदर जो स्लोप और एरिया का कंसेप्ट है इसको हम डिटेल के साथ समझेंगे कि हमारे पास स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब हमारे पास नेगेटिव होगा, कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि क्या ये लाजमी बात है कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है या उसकी जो एरिया होती है वो लाजमी तौर पर हमें कोई फिज़िकल क्वांटिटी देंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफ से कि ग्राफ हमारे पास क्या होता है। ग्राफ जो है ये असल में स्टूडेंट्स हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, टू परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन परपेंडिकुलर लाइंस या लाइंस को हम एक्सिस भी कहते हैं। जिस तरह आप लोग कहते हो ना कि ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस। ये एक्स और एक्स डैश, ये y और ये हमारे पास y डैश। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ग्राफ के अंदर हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम इसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देंगे। अच्छा, अभी हमने देखना है कि स्लोप हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह। तो अगर मैं सिर्फ इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट को उठाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया इसका वाई एक्सिस। अब इनके दरमियान में जो ग्राफ बनती है, कोई लाइन आती है, लेट्स से इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन आ गया, ठीक है। ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को असल में हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं स्लोप। आपने ज़रा तवज्जो से ये बात ही सुननी है, ठीक है। ये जो इनके दरमियान में लाइन बन रही है इस लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं स्लोप, या इसका दूसरा एक नाम है जो है ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लोप कहते हैं या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। अभी आप लोगों ने 9th क्लास से ये पढ़ते आए हो कि अगर मैंने इस स्लोप को फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो ये लेट से हमारे पास y एक्सिस है, ये इसका x एक्सिस है, तो यहाँ पर हम लेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x। बात समझ में आ रही है। स्लोप को अगर हमने स्लोप या ग्रेडियंट को अगर हमने फाइंड करना हो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर आता है। अभी ज़रा गौर करें, ये जो डेल्टा वाई या वाई एक्सिस है ये हमारे पास बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या इसको मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। क्या मैं इसको बेस कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। तो क्या मैं यू लिख सकता हूँ, ये जो स्लोप है, ठीक है, या ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है ये असल में किस चीज़ के बराबर आ रहा है? डेल्टा वाई हमारे पास है परपेंडिकुलर और डेल्टा एक्स हमारे पास है बेस। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है ये तो असल में टेन थीटा के बराबर होता है। किस चीज़ के बराबर होता है? टेन थीटा की। तो यहाँ पर स्लोप या ग्रेडियंट को हम टेन थीटा भी कह सकते हैं। बेटा आप लोगों ने याद रखना है, MCQ में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे उसमें आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप लोगों ने ये तीनों नाम जो है याद रखने हैं। ये एक ही चीज़ के हमारे पास 3 नाम हैं। स्लोप भी हम कह सकते हैं, ग्रेडियंट भी हम कह सकते हैं, या फिर हम टेन थीटा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ज़रा आगे देखते हैं कि ये स्लोप हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होगा, हमें किस तरह से पता चलेगा। तो अभी काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बेटा मैंने यहाँ पर लिखा ये जो टेन थीटा है ये असल में स्लोप कहलाता है। तभी ज़रा मुझे बताएं कि ये टेन थीटा हमारे पास कब ज़्यादा होगा। तो अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़्यादा है और बेस की वैल्यू हमारे पास कम हो उसकी निस्बत से, तो फिर हमारे पास टेन थीटा यानी कि स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग होगी। किस तरह से ज़रा देखें,
ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दूसरा एक स्लोप इस तरह से आता है, देखिए तो ज़रा देखिए ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके बेस को ज़रा देखिए, दोनों को ज़रा कंपेयर करें और इसके एंगल थीटा को भी देखें। तो जब परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा बेस के मुकाबले में तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि थीटा इंक्रीज होगा। तो जब थीटा इंक्रीजिंग होगा तो उसकी वजह से जो स्लोप होगा वो भी हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। मैं ज़रा आसान अल्फाज में समझाता हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। स्लोप कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा? तो बेटा आप लोगों ने देखना है कि एंगल थीटा हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर एंगल थीटा इंक्रीजिंग है, ज़्यादा है, तो स्लोप भी ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर एंगल थीटा डिक्रीजिंग है या कम है तो स्लोप भी हमारे पास डिक्रीजिंग या फिर कम होगा। तो मैंने यहाँ से भी आप लोगों को समझाया कि थीटा, एक तो हमें यहाँ डायरेक्टली भी पता चल रहा है, अगर आप लोग इक्वेशन से देखना चाहो तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, तो आपने दोनों की वैल्यूज़ को चेक करना है कि परपेंडिकुलर ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्लोप कब इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। स्लोप जो है ये हमारे पास अगर एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, बढ़ रही होगी। अगर एंगल थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो स्लोप हमारे पास क्या होगा, वो भी डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गई? ओके। अब स्लोप कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? तो ज़रा स्लोप को देखिए। स्लोप तो असल में बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के बराबर है। ज़रा देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव है और x की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो जो हमारे पास स्लोप आएगी तो वो कौन सी होगी? लाजमी बात है वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। इसी तरह से अगर मैं बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस वाले केस में भी हमारे पास जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो बेटा यहाँ पर लेके अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, स्लोप अगर वहाँ पर हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट को या फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो स्लोप हमारे पास कौन सा आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो वहाँ पर जो है y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगेन स्लोप हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा हम देखते हैं एरिया के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एरिया हमने किस तरह से निकालना होता है। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, एक स्लोप हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। लेट्स से वर्क डन का कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह का हमारे पास एक स्लोप बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर एरिया निकालना हो तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया तो असल में बराबर होता है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। तो परपेंडिकुलर पर हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है, और बेस के ऊपर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलिए मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर हमें कौन सी क्वांटिटी दे रही है, सबको पता है ये हमें वर्क डन की क्वांटिटी दे रही है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने ये बात समझनी है कि एरिया को हमने किस तरह से मालूम करना है। तो क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास वर्क डन की क्वांटिटी आ गई, हो सकता है ये दूसरी क्वांटिटी भी हमें मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर स्लोप हमारे पास इस तरह से ना बन रहा हो, अगर स्लोप हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा हो, लेट्स से ये वाला एक ट्राइंगल की शेप हमारे पास बन रही है, तो इस वाले केस में हमने एरिया को किस तरह से कैलकुलेट करना होगा। याद रखिए,
अगर हमारे पास रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो ठीक है, हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो ज़रा देखिए, ये ट्राइंगल असल में रेक्टेंगल या स्क्वायर के हाफ के बराबर होता है। तो अगर इसका मैंने एरिया निकालना हो तो एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर और बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग देख लें तो ये असल में रेक्टेंगल या स्क्वायर के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गई एरिया की थोड़ी सी डिस्कशन कि एरिया को हमने किस तरह से मालूम करना है। बट अब एक लाजमी बात जो कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है, लेट्स से डिस्टेंस और टाइम का है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है, या कोई भी दो क्वांटिटीज़ है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि उसका जो स्लोप होता है वो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। इसी तरह से अगर हमने एक ग्राफ को ड्रा किया हुआ है तो वो उसका जो एरिया है वो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे जो लेक्चर्स हमारे होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका जो एरिया है ये कौन सी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह से स्लोप को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर इतना ज़रूर याद रखना है कि ये कोई लाजिमी बात नहीं है कि कोई भी स्लोप या एरिया जो हमारे पास ग्राफ के अंदर होता है वो लाजिमी तौर पर किसी फिज़िकल क्वांटिटी की बराबर आनी चाहिए। कोई फिज़िकल क्वांटिटी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।